हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ एंड डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन डिराइव करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार मोशनल ईएमएफ का क्या मतलब होता है। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, मोशनल ईएमएफ में एक तो मोशन से कुछ रिलेटेड होगा और ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस रीजन में हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड है। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। और अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड को मूव करते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो ये कंडक्टिंग रॉड जो है वो एक सेल या बैटरी की तरह बिहेव करती है। इसके दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। मींस यहाँ पर हमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती हुई दिखाई देती है। ये ईएमएफ जो है वो क्यों इंड्यूस हो रही है? ये इंड्यूस हो रही है ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार की ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक कंडक्टिंग रॉड लेंगे और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाएंगे। तो कंडक्टिंग रॉड को मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो मेटल रेल्स लेंगे। ये हमारे पास एक मेटल रेल है, ये हमारे पास एक दूसरी मेटल रेल है। दोनों मेटल रेल जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये है हमारे पास वो कंडक्टिंग रॉड जिसे हमने नाम दिया है PQ। और इस पूरे सिस्टम को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड है और अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। तो इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉसेस से शो करते हैं। ये क्रॉसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेटल रेल्स के इन दोनों एंड्स R एंड S को एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं। जब हमारे पास ये कंडक्टिंग रॉड रेस्ट में होगी तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। मींस यहाँ पर हमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होती हुई नहीं दिखाई देगी। अगर आप इस कंडक्टिंग रॉड को एक कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी होगी। मान लीजिए अभी जो t1 टाइम पर जो PQ रॉड का जो डिस्टेंस है RS एंड से वो x1 है। अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग रॉड को राइट की तरफ डिस्प्लेस करते हैं बाय मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर, और इसे एक न्यू पोजीशन पर ले आते हैं। ये है हमारे पास न्यू पोजीशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, और इस न्यू पोजीशन को हम नाम दे देते हैं P डैश Q डैश। और ये जो P डैश Q डैश न्यू पोजीशन है ये x2 डिस्टेंस पर है t2 टाइम पर। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप था PQRSP, वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड था, क्योंकि इस कंडक्टिंग लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर कर रही थी। मान लीजिए इस समय जब रॉड x1 डिस्टेंस पर थी तो इस कंडक्टिंग लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड था वो हमारे पास φ1 था। अब हमारे पास जो नया लूप फॉर्म हुआ है P डैश Q डैश RSP डैश, इस पूरे कंडक्टिंग लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो हमारे पास φ2 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमने इस रॉड को डिस्प्लेस किया है टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर एरिया जो है वो बढ़ चुका है, एरिया जो है वो चेंज हो चुका है। और जब भी एरिया चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई BA cos थीटा
वो भी चेंज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा। यहाँ पर एरिया इंक्रीज हुआ है, तो एरिया इंक्रीज हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो फाई 2 है वो फाई 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब भी किसी कंडक्टिंग लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग वहां पर हमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। मींस इस कंडक्टिंग लूप में एक करंट जो है वो इंड्यूस हो चुका होगा। अभी हमें नहीं पता कि करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हुआ है या करंट क्लॉकवाइज इंड्यूस हुआ है, वो अभी हम देखेंगे लास्ट में कि करंट की डायरेक्शन जो है इस केस में क्या रहने वाली है जब आप रॉड को v वेलोसिटी के साथ राइट साइड में मूव करते हैं। और ये v वेलोसिटी को अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की है और वो फोर्स है हमारे पास अप्लाइड फोर्स Fa वेक्टर। तो कितना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा इस यहाँ पर ईएमएफ को इंड्यूस करवाने के लिए, उसका एक्सप्रेशन भी हम ड्राइव करेंगे। और साथ के साथ जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी हम डराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। जब भी आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाते हैं तो वो कंडक्टर जो है वो एक सेल या बैटरी की तरह बिहेव करता है। उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। Expression for motional EMF. Consider a conducting rod PQ of length L placed on two parallel metal rails separated by a distance L. तो यहाँ पर हम एक कंडक्टिंग रॉड कंसिडर करेंगे PQ जिसका लेंथ जो है वो L है और इसे कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाने के लिए हम यहाँ पर दो मेटल रेल्स लेंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो भी यहाँ पर L होगा। इस कंडक्टिंग रॉड को हम इन दोनों मेटल रेल्स के ऊपर आगे या पीछे की तरफ मींस राइट एंड लेफ्ट की तरफ जो है बहुत इजीली स्लाइड करवा सकते हैं। अ गैल्वेनोमीटर G इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स R एंड S ऑफ द रेल्स। तो यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं इन दोनों एंड्स R एंड S के बीच में। दिस फॉर्म्स अ कंप्लीट कंडक्टिंग लूप PQRSP। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट कंडक्टिंग लूप फॉर्म हो गया है जिसको हमने नाम दिया है PQRSP। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। A uniform magnetic field B vector is applied normal to the plane of the paper directed inwards। तो यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर होगा और ये अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं ब्लैक बोर्ड के और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड के नॉर्मल है। Initially, when the rod is at rest, galvanometer shows no deflection, that is, no current is induced in PQRSP। जब हमारे पास ये रॉड PQ रेस्ट में थी, मींस जब इस रॉड का पोजीशन x1 था फ्रॉम दिस एंड RS T1 टाइम पर, तो यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि उस केस में इस कंडक्टिंग लूप के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो φ1 होगा जो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना होगा, तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, तभी आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाने के लिए आप क्या करेंगे, रॉड को राइट साइड में मूव करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। इफ रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर बाय अप्लाइंग फोर्स Fa वेक्टर टू न्यू पोजीशन P डैश Q डैश, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन indicating that current is induced in loop P dash Q dash R S P dash। तो आप क्या करेंगे, इस रॉड PQ को राइट साइड में कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स Fa वेक्टर और इसे न्यू पोजीशन P डैश Q डैश पर ले आएंगे जो कि x2 डिस्टेंस पर होगा इस एंड RS से T2 टाइम पर। तो उस केस में क्या होगा, इस कंडक्टिंग लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो φ1 से चेंज होकर φ2 हो जाएगा
और φ2 जो है वो φ1 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिंग लूप का एरिया जो है वो बढ़ चुका है। एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो मींस यहाँ पर φ2 जो है वो φ1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कंडक्टिंग लूप के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हमें इस कंडक्टिंग लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होती हुई दिखाई देगी। मींस यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देगा और यहाँ पर इस कंडक्टिंग लूप में एक करंट जो है वो इंड्यूस हो चुका होगा। करंट होगा यहाँ पर आई, वो करंट जो है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या वो करंट क्लॉकवाइज होगा, ये अभी हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। Obviously the current is induced due to the motion of conducting rod across the magnetic field। ये करंट क्यों इंड्यूस हुआ है? ये करंट जो है कंडक्टिंग रॉड के मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करने की वजह से इंड्यूस हुआ है। मींस यहाँ पर जो रॉड है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ का काम कर रही है और यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। Let the rod be at a distance x1 x2 from RS at instants t1 and t2 respectively। t1 टाइम पर pq जो है वो x1 डिस्टेंस पर था, इस एंड RS थे, और जो रॉड का न्यू पोजीशन है p डैश q डैश t2 टाइम पर वो x2 डिस्टेंस पर है, इस एंड RS से। तो स्टूडेंट्स मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, इस कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाने पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे हम मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो हमें फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस का एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी, जहां पर डी फाई जो है वो चेंज इन फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ पर पहले चेंज इन फ्लक्स को निकालना पड़ेगा, डी फाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। इस रॉड को x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पर लाने पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है वो हमें फाइंड करना होगा। तो पहले आप लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप PQ और SP एट टाइम t1। तो स्टूडेंट जब ये रॉड यहाँ पर थी x1 डिस्टेंस पर RS एंड से t1 टाइम पर, तो उस केस में इस क्लोज लूप के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ PQRSP इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो भी हमेशा नॉर्मल टू द कंडक्टिंग लूप होता है। तो हमारा एरिया वेक्टर भी जो है वो अंदर की तरफ होगा और नॉर्मल होगा इस कंडक्टिंग लूप के। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों के दोनों नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड होंगे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ पर 0 रहेगा, cos 0। फाई के जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। ए यहाँ पर हम क्या लेंगे? एरिया ऑफ दिस कंडक्टिंग लूप PQRSP। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। तो φ1 कितना हो जाएगा? b इंटू एरिया कितना होगा इस कंडक्टिंग लूप का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ यहाँ पर l है और यहाँ पर ब्रेड्थ x1 है, तो l इंटू x1 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये होगा हमारे पास φ1 की वैल्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप P डैश Q डैश RS P डैश एट टाइम t2। तो स्टूडेंट जब हम इस कंडक्टिंग रॉड को इस न्यू पोजीशन P डैश Q डैश पर ले आएंगे तो हमारे पास जो ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है P डैश Q डैश RS P डैश, तो इस केस में यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा उसे हम φ2 से डिनोट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू b into area of P dash Q dash RS P dash into cos of angle between B and area vector। तो इस केस में भी एंगल जो है वो 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पर φ2 की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास b। एरिया कितना होगा इस कंडक्टिंग लूप का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ यहाँ पर l है और ब्रेड्थ यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर l इंटू x2 cos 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो चेंज इन फ्लक्स डी फाई हम कैसे निकालेंगे? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। φ2 जो है वो φ1 से ज्यादा है तो हमें φ2 में से φ1 माइनस करना होगा। BLX2 माइनस BLX1 d5 की वैल्यू आ जाएगी BLX2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स x2 में से अगर हम x1 माइनस करें तो ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम dx मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 को हम dx मान लेते हैं तो d5 हो जाएगा BL dx। अब हम दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देते हैं।
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt वी गेट d phi by dt इज इक्वल टू bl dx by dt। dx by dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। तो इस dx by dt की जगह हम v रख देंगे, सो d phi by dt इज इक्वल टू blv। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस d phi by dt इक्वल टू माइनस blv आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस d phi by dt। तो ये हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका एक्सप्रेशन वो ये होता है हमारे पास। ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो यहाँ भी हमारे पास माइनस d phi by dt है और यहाँ पे माइनस d phi by dt है। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा? कंपेयरिंग 3 and 4 वी हैव E इज इक्वल टू माइनस BLB आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन। अगर हम मोशनल ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा BLB। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी मोशनल ईएमएफ वो लेंजिस लॉ को ओबे करेगी, मींस ये अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगी। इस ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण क्या था? इस रॉड का राइट साइड में मूव करना। तो ये इस रॉड को राइट साइड में मूव नहीं होने देगी। इस तरह से इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। जो इससे कॉरस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि वो रॉड को राइट साइड में मूव नहीं होने देगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी इस कंडक्टिंग लूप में वो क्या रहेगी वो हम फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से। आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड लेना है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अलाइन कर देना है। तो आपका जो अंगूठा होगा वो मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मींस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो आपका पहला फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो आपका करंट की डायरेक्शन को बताएगा जो कि इंड्यूस करंट होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। वेलोसिटी जो है कंडक्टर के इस तरफ है तो अंगूठे को इस तरफ रख देना है आपने राइट हैंड के। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो अपनी फोर फिंगर को मींस पहली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है। तो आपका जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो मिडिल फिंगर जो है वो ऊपर की तरफ है तो करंट जो है वो यहाँ पर इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ होगा, मींस यहाँ पर करंट जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रहने वाला है। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो लेंजिस लॉ को ओबे करेगा, मींस ये करंट जो है कंडक्टर के राइट हैंड साइड में मोशन को अपोज करेगा। वो किस तरह से करेगा? आप देखिए स्टूडेंट्स, ये रॉड जो है वो एक करंट कैरिंग रॉड बन चुकी है और ये करंट कैरिंग रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो यहाँ पर इस करंट कैरिंग रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से। तो आपको क्या करना है? आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है और अंगूठे को, पहली उंगली को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेना है कुछ इस तरह से। तो जो आपका फोर फिंगर होगा, पहली फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा और जो आपका अंगूठा होगा वो आपका मैग्नेटिक फोर्स को डायरेक्शन को बताएगा जो कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रही होगी। तो आइए इनको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो आपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, करंट आपका ऊपर की तरफ है तो आपने इस मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। तो आपका अंगूठा जो है वो इस तरफ है, मींस मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी, मींस यहाँ पर इस रॉड पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस तरफ लगेगी, जो कि आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स FB वेक्टर जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इस केस में ये करंट जो है, ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो क्या करेगा? इस कंडक्टर के मोशन को राइट हैंड साइड में अपोज करेगा, जो कि इसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन भी था, मींस इंड्यूस्ड करंट जो है वो यहाँ पर लेंजिस लॉ को ओबे करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया था इमोशनल ईएमएफ का, ये कब आया है? जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और वेलोसिटी हमारा इस तरफ है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है
और वेलोसिटी हमारे पास इस तरह से है, मींस वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस केस में दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये होगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो तो जनरल एक्सप्रेशन जो होगा मोशनल ईएमएफ का वो कुछ इस प्रकार से होगा। If angle between B vector and B vector is theta, then E is equal to minus BLV sin theta। तो जनरल एक्सप्रेशन जो है मोशनल ईएमएफ का ये है, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगा इस केस में, BLV sin थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास 7th इक्वेशन होगी। और इस केस में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी इस कंडक्टिंग लूप P डैश Q डैश R S P डैश में वो एंटी क्लॉकवाइज होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और ये लेंजिस लॉ को भी ओबे करेगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करेंगे। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो बट इसकी इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने मोशनल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लिया था इस केस के लिए, जो कि निकल के आया था मॉड ऑफ E इज इक्वल टू BLV। अब हम यहाँ से इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इंड्यूस करंट I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो इंड्यूस ईएमएफ है मॉड ऑफ E, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का हम मान लेते हैं R है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ E की वैल्यू पुट कर देते हैं BLV बाय R। तो ये होगा हमारे पास इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन किस केस के लिए, इस केस के लिए जब हमारे पास V वेक्टर और B वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर जो है अब करंट कैरिंग कंडक्टर बन चुका है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका एक्सप्रेशन होता है IBL sin थीटा। थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। यहाँ पर करंट जो है वो ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट जो है वो इस तरह से है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर sin 90 आ जाएगा, sin 91 होता है। और यहाँ पर हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं इंड्यूस्ड करंट की, BLV अपॉन R इंटू BL हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो B²L²V बाय R होगा। और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ होगा। करंट जो है वो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा FP वेक्टर उसकी डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वो इस तरफ होगी, लेफ्ट साइड में होगी, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। द डायरेक्शन ऑफ FP वेक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर EMF चाहिए, मोशनल EMF प्रोड्यूस करवाना है, तो आपको इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर अप्लाइड फोर्स जो है राइट साइड में अप्लाई करना होगा, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा मैग्नेटिक फोर्स के। और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, मींस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स B²L²V बाय R के बराबर आ जाएगी। तो मोशनल EMF के लिए आपको इतना फोर्स जो है वो अप्लाई करना होगा इस कंडक्टिंग रॉड पर। तो स्टूडेंट्स पावर आपको कितना चाहिए होगा, यहाँ पर I²R, यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देते हैं BLV बाय R, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इंटू R, स्क्वायर करेंगे B²L²V² बाय R² इंटू R से R कैंसिल हो जाएगा। तो इतना पावर आपको अप्लाई करना होगा B²L²V² बाय R। तो इतना पावर अप्लाई करेंगे तभी आपका मोशनल EMF जो है वो प्रोड्यूस हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस होंगे। जनरल एक्सप्रेशन जो है मोशनल EMF का वो था BLV sin थीटा। अगर हम यहाँ पर V को 0 ले लेते हैं, अगर हमारी कंडक्टिंग रॉड रेस्ट में है, तो यहाँ से इंड्यूस्ड EMF जो है वो 0 हो जाएगी, मींस कोई भी हमें EMF इंड्यूस होते हुए नहीं दिखाई देगी अगर हमारा कंडक्टर रेस्ट में है। इफ E इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ E इज इक्वल टू 0। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हुआ जैसा कि इस केस में था, अगर वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, वेलोसिटी वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो अंदर की तरफ है, तो उस केस में sin 90
1 हो जाएगा और साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन की, तो इस केस में मोशनल ईएमएफ जो हमें मैक्सिमम मिलेगा BLV। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ जो है वो कितना होता है, BLV होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका थीटा 0 या 180 डिग्री है, मींस अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और कंडक्टर को भी आप अंदर की तरफ मूव करवा रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। अगर कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो उस केस में साइन 0 0 हो जाएगा, तो उस केस में आपका मोशनल ईएमएफ जो है वो 0 होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो उस केस में हमें कोई भी मोशनल ईएमएफ देखने को नहीं मिलेगा, तो मोशनल ईएमएफ की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और कंडक्टर को आप बाहर की तरफ मूव करवा रहे हैं इस तरह से, एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवा रहे हैं, मींस वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो साइन 180 भी 0 होता है। तो उस केस में भी आपका मोशनल ईएमएफ जो है वो 0 रहेगा, मींस मिनिमम रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मोशनल ईएमएफ की ये है और मिनिमम वैल्यू जो है मोशनल ईएमएफ की वो यहाँ पर 0 रहने वाली है। तो मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ आपको कब मिलेगी, जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। और मोशनल ईएमएफ आपको कब नहीं मिलेगी, जब आप कंडक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप कंडक्टर को राइट हैंड साइड में मूव करवा रहे थे इस केस में, तो आपका जो इंड्यूस्ड करंट था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अगर आप यहाँ पर कंडक्टर को लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे तो उस केस में करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरफ ना होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। उस केस में भी हमें इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा, बट उस केस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाकर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जनरल एक्सप्रेशन जो होगा वो BLV साइन थीटा होगा। इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन ये रहेगा। जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर BLV साइन थीटा आ जाएगा। इतना आपको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए होगा, इतना आपको फोर्स अप्लाई करना होगा मोशनल ईएमएफ के लिए, इतना आपको पावर चाहिए होगा, और ये कुछ स्पेशल केसेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।